वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग माइनर एक्ट्स की क्लासेज बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। क्लासेज आगे निकल चुकी हैं। पॉक्सो एक्ट कंक्लूड हो चुका, पीसी एक्ट कंक्लूड हो चुका है, एससी एसटी एक्ट कल कंक्लूड हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग 7:30 टू 8:30 पहले था, अब क्लासेस 2 घंटे की कर दी गई हैं और 3 एक्ट कंक्लूड हो चुके हैं। लेकिन उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो क्लासेज हुए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, और इनकेस अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई भी आपका फ्रेंड, जूनियर, सीनियर, बैचमेट कोई भी अगर कैंडिडेट हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उन्हें इसका काफ़ी लाभ होगा। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इतना इम्पोर्टेंट और इतना वाइटल टॉपिक है कि जब कभी एग्जाम होगा और उसमें एविडेंस एक्ट वन ऑफ द पेपर है तो डाइंग डिक्लेरेशन से आप देखेंगे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीटी मेंस हर जगह पूछे जाते हैं। नॉट ओनली दैट, डाइंग डिक्लेरेशन इतना वास्ट है, इतने सारे केस लॉ, इतनी सारी चीजें। तो हालांकि आज का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में। तो देखिए, एक लीगल मैक्सिम है, नेमो मोरिटुस प्रिजम्प्टुर मेंट्री। तो नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम्ड टू लाई। जब कोई मरने वाला होता है तो झूठ नहीं बोलता। जो उसकी जो मेंटल फैकल्टी जो होती है वो बिल्कुल ही एक हालात कुछ ऐसे होते हैं, और ये भी हर कोई ईश्वर से डरता है, और इसलिए कहा जाता है ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। मैंने इसको लाल पेन से हाईलाइट किया है और इसको आप जरूर लिखेंगे। आपका जो इंट्रो वेल बिगन इज हाफ डन, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। एग्जामिनर ज्यादा अटेंटिव रहते हैं ओपनिंग लाइन में, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही तय हो जाता है कि आपको क्या मार्क्स मिलना चाहिए। अगर आपका ओपनिंग अच्छा नहीं है, बाद में आपने अच्छा लिखा है तो शायद अच्छे नंबर ना आ पाए, बेशक कंटेंट आपका बेहतरीन भी क्यों ना हो। अब एक्चुअली एग्जामिनर कौन से फैक्टर्स लेते, कौन से फैक्टर्स नहीं लेते, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप इशारा समझ सकते हैं तो समझ जाइए, बस वेल बिगन इज हाफ डन। आपका इंट्रो एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है। मैं पीछे भी कई वीडियोज में ऐसा बोला, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ये उनके लिए जो सीएलसी जुडिशियल इस चैनल से हाल फिलहाल में जुड़े है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज है वो भी देखिएगा। तो द पॉइंट इज कि आपका इंट्रो अगर इम्प्रेसिव है, टू द पॉइंट, एक्यूरेट, तो आपको अच्छे नंबर हर हालत में आएंगे। दिस इज व्हाट आई अश्योर टू यू पब्लिकली ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो इंट्रो पे आप जरूर ध्यान देंगे। मैं इतना हर वीडियोज में लगातार बोलता हूँ इस बात को। आप कंक्लूजन लिखें या ना लिखें, कंक्लूजन अगर आंसर में पूछा गया तो लिखें, लेकिन कंक्लूजन लिखना डायरेक्टरी हो सकता है, बट इंट्रो लिखना दैट इज मैंडेटरी, दैट इज द रूल ऑफ राइटिंग, फर्स्ट ऑफ द गोल्डन रूल। तो इंट्रो के लिए आप ये लीगल मैक्सिम को कोट करते हुए अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन 32(1) को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हम लोग ऑलवेज फोकस करते बेयर एक्ट से। केसेज इन विच अ स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड इट इज रेलिवेंट। तो ये रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। सेक्शन 5 भी हम लोगों को बताता है एविडेंस कैन ओनली बी गिवन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू एंड ऑफ नो अदर। तो डाइंग डिक्लेरेशन भी
रेलिवेंट फैक्ट का होना चाहिए। इनफैक्ट सेक्शन 32 इज बेस्ड अपॉन द रूल बेस्ट एविडेंस मस्ट कम। सबसे जो बेहतरीन एविडेंस है वो जरूर आना चाहिए। अब मान लीजिए किसी केस में कोई स्टेटमेंट है रिटन और वर्बल, मतलब मौखिक भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड। तो ये जो हु इज डेड है पहला, और हु कैन नॉट बी फाउंड ये दूसरा। Who has become incapable of giving evidence। अब मान लीजिए कि अनसाउंड माइंड का हो गया, पहले ठीक था लेकिन अब फिलहाल अनसाउंड माइंड का हो गया, तो she has become incapable of giving evidence। और चौथा कैटेगरी है whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact। तो इसमें 4 कैटेगरी है और ये चारों कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा आपको, आप जब भी लिखें तो इन चीज़ों को जरूर हाईलाइट करेंगे। ये पहला कि हु इज डेड, दूसरा हु कैन नॉट बी फाउंड यहाँ पे, तीसरा हु हैज बिकम इनकैपेबल टू गिव एविडेंस, और चौथा हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले। तो ये 4 कैटेगरी के विटनेस, अगर ये इन 4 सिचुएशंस में कोई अगर फिट बैठता है कोई केस, तो इसके दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, इसको कहा जाता है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। तो आई एम जस्ट रीडिंग व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो ये 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज एज टू द, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लूं, हम लोगों को बस यही चीजें समझनी है। फर्स्ट आइदर एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, और दूसरा जो है और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ, as to any of circumstances of the transaction which resulted in his death। ये 2 चीजें एग्जाम में क्या होता है कि आप जो जानते हैं उसका बहुत सारा पोर्शन आप मिस कर देते हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। तो ये 2 चीजें बहुत वाइटल हैं। इनमें से होता क्या है कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये बच्चे लोगों से मिस हो जाता है, और ये मिस हो जाता तो आपको लगता है कि आपने बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखे थे, अच्छे लिखे, और पता लगता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर लिखनी है। तो अगर किसी आदमी के द्वारा, अगर वो अपने, उसकी मृत्यु कैसे हुई, या उसे चोट कैसे लगी, या उसे किसी ने गोली कैसे मारा, तो रिगार्डिंग कॉज ऑफ हिज डेथ, और एज टू एनी ऑफ सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ। इसमें हम लोग पकाला नारायण स्वामी का केस, पकाला नारायण स्वामी का केस आगे चर्चा किया हुआ है। इसे समझाने के लिए 1-2 लाइन में मैं जरूर बताऊंगा। पकाला नारायण स्वामी के केस में जो डिसीज था, उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो जा रहा है एक्यूज के पास, वो अपना उधार वापस लाने के लिए एक्यूज ने उसे बुलाया है। उस समय तक डिसीज को ये नहीं पता था कि वो एक्यूज के पास जाएगा और एक्यूज उसका मर्डर कर देगा। ही वॉज नो मोर अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो उस जो डिसीज का स्टेटमेंट अपनी वाइफ से कि वो एक्यूज के पास जा रहा है पैसे लेने, इसमें कहीं भी डेथ की बात नहीं की गई है। इसमें डिसीज ने अपनी वाइफ को एक सर्कमस्टांस ऑफ ट्रांजैक्शन को बताया, एंड दैट स्टेटमेंट ऑफ द डिसीज मेड टू हिज वाइफ
कि वो डिसीज वो एक्यूज से जा रहा है पैसे लेने, was held to be admissible under section 32 clause 1 as dying declaration। हम लोगों ने पकाला नारायण स्वामी का केस कन्फेशन में भी पढ़ा, डाइंग डिक्लेरेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, उस केस को आगे मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें है कि अगर कोई आदमी एज टू कॉज, अगर ये चार जो ऊपर ग्राउंड है कि अगर इफ ए मैन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड और बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, तो अगर वो स्टेटमेंट है एज आइदर टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ, तो such a statement are relevant whether the person who made them was or was not under expectation of death। ये लाइन भूलिएगा मत, ये लाइन इतनी वाइटल लाइन है। मैं लाल से टेक्स्ट से इसको लाल टेक्स्ट कर दिया रेट, कि हमारे खुद के स्टैट्यूट में 32(1) में लिखा हुआ है कि whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। तो expectation of death is not necessary under Indian law। We must need to highlight, and this is one of the vital difference। मैंने डील किया है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। तो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंडियन लॉ, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। आप क्लॉज 1 को निकाल के पढ़िए, ये जो टेक्स्ट जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इसको देखिए। एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। तो इसका जो प्रिंसिपल है डाइंग डिक्लेरेशन का, कि डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। अब मान लीजिए कि ए जो है इसको किसी ने गोली मार दी, ए ने मरने से पहले बी को बताया कि ए को किसने गोली मारी, तो ए का स्टेटमेंट कि ए को किसने गोली मारी, ए की तो डेथ हो गई, तो ये बात इसने बी को बताया, ए को किसने गोली मारी। द बेस्ट एविडेंस इज द ए इज द बेस्ट पर्सन टू टेल ही वाज शॉट बाय होम। ए को किसने गोली मारी, इस बात को विक्टिम से ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं जानता, और ए ने ये बात मरने से पहले बी को बताई। अब ए की ये बात बी आएगा तो दिस एविडेंस बिकम्स इनडायरेक्ट एंड इट बिकम्स हियरसे। बट 32 clause 1 is one of the exception of hearsay rule where such evidence is considered relevant, is allowed and is admissible। तो पहला तो हो गया कि डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। आपका सेक्शन 6 रेज जेस्टे भी आप लोगों को पढ़ाया था, वो वीडियो निकाल के देखेंगे कि हाउ रेज जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। हियरसे रूल के भी बारे में बताया गया कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट डायरेक्ट इज हियरसे। डायलॉग के तौर पे एनीथिंग व्हिच इज नॉट डायरेक्ट दैट इज हियरसे। Evidence must be direct within meaning of section 60। दूसरा है कि जो इसका रूल है कि the principle of the section is that a person who has the first hand knowledge of the fact of the case। अब ए को किसी ने गोली मार दी, तो who is the man who has first hand knowledge of the fact of the case। अरे ए को किसी ने गोली मारी, तो ए को किसने गोली मारी, ए से बेहतर कौन जानेगा। तो therefore ए का जो है ए हैज फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ केस, और बट हु फॉर द रीजंस स्टेटेड इन द सेक्शन, जैसे डेथ या डिसेबिलिटी और नॉट एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, देन हिज नॉलेज शुड बी ट्रांसमिटेड टू द कोर्ट थ्रू सम अदर पर्सन। इसको भी अंडरलाइन कर दूं। If he recorded his knowledge somewhere, for example on a portrait or register, तो वो portrait और register आना चाहिए डॉक्यूमेंट। हम लोग 32 के आगे के सब सेक्शंस में ये सारी चीजें देखेंगे।
or for that record may be produced, or if he told his knowledge to another person, इसको भी। अब ए को किसने गोली मारी, ये बात ए ने बी को बताई, तो बी मस्ट कम बिफोर द कोर्ट टू टेस्टिफाई व्हाट वाज टोल्ड टू हिम, or the law requires the best evidence to come in each case. The best evidence can thus become the document in which this is narrated the truth, or the witness to whom this is stated the truth. So section 32 is based upon two principles, one as an exception to hearsay rule and another as the best evidence. तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। और अब हम लोग थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लें इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ। इंग्लैंड में डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट ओनली इन क्रिमिनल केसेज। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो अंडर इंग्लिश लॉ डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलिवेंट ओनली इन क्रिमिनल केसेज whether the cause of death is in question. In India, such statements are admissible both in civil and criminal proceedings. They are admissible if the trial is not for person's death. इसको मैं हाईलाइट कर दूं। Secondly, under English law, the dying declaration is admissible only in the single instance of homicide or murder or manslaughter. In India, cases of suicide are also covered. आपके लिए हमने ये तैयार किया है जिस्ट। Thirdly, under English law, the dying declaration must have been made in expectation of death. English law में dying declaration must be under expectation of death. इंडियन लॉ में इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको हमने 32 के ये दिखाया आपको whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death. तो इंग्लिश लॉ के अंतर्गत dying declaration must be made under expectation of death. The declaration must be made at a time when the maker is under settled and hopeless expectation of death. A declaration made without appreciation of immediate or impending death would not be admitted. However, it is not necessary that it should come immediately after the statement. और इंडियन लॉ में कोई ऐसी जरूरत नहीं है। पकाला नारायण स्वामी केस हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के करेंगे कि क्यों पकाला नारायण स्वामी का केस, क्योंकि पकाला नारायण स्वामी का केस वन ऑफ द बेस्ट केस। इतिहास के पन्नों पे ये केस हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। हर लॉ स्कूल्स में आप कहीं भी, जब तक आप पकाला नारायण स्वामी के केस को नहीं समझेंगे तब तक आप डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल नहीं समझ सकते। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पकाला नारायण स्वामी केस आई विल आल्सो एक्सप्लेन। और तो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। If the declarant has in fact died and a statement explains the circumstances surrounding his death, the statement will be relevant even if no cause of death had arisen at the time of making the statement. ये बात पकाला नारायण स्वामी के केस के फैक्ट्स को देख के हम लोग करेंगे। और एक अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ आर वर्सेस लेंकिन्स का केस, that this case is the best case to explain how a dying declaration must be made under expectation of death. इस केस का फैक्ट था, the prisoner was charged with murder of a woman. He attacked her at about midnight, but there was sufficient light to enable her to identify him. उस woman ने उसको देख लिया. She was taken to a hospital where a magistrate clerk was called to record her statement, and she clearly accused Jenkins of the crime. ये लेनकिंस है, थोड़ा टाइपो एरर हो गया है, जस्ट मैं ठीक कर दूं। लेनकिंस ऑफ द क्राइम, द क्लर्क आस्क्ड हर, डू यू मेक द स्टेटमेंट विथ नो होप ऑफ योर रिकवरी। क्लर्क ने पूछा क्या तुम्हें बचने की उम्मीद नहीं है? तो सी सेड आई मेक अ स्टेटमेंट विथ नो होप ऑफ माई रिकवरी। उसके बाद क्लर्क ने पूछा कि
read the statement but before signing it, साइन करने के लिए दिया तो उसने ऐड किया कि at present I have no hope of recovery। तो at present, तो इसी बात पे ये कहा गया कि a statement was not a dying declaration because the victim was not under expectation of death. She was under expectation of death only at present. She may recover and this is what she expected। तो इंग्लिश लॉ के अंतर्गत जो विक्टिम है, विक्टिम मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप तैयारी कीजिए टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन वाइज। आप डाइंग डिक्लेरेशन के पूरे टॉपिक को, जो काम की चीजें सारे पढ़ लीजिए। अब मान लीजिए आपके डाइंग डिक्लेरेशन के किसी क्वेश्चन में पूछे कि इलस्ट्रेट वेदर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नेसेसरी और नॉट, तो उसमें आप इंग्लिश लॉ साइट करेंगे कि उसमें ज्यूरी है, इंडियन लॉ में ज्यूरी नहीं है, और वहां पे आर वर्सेस लिंकिंस का केस जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं आ सकता। यहाँ भी मैं थोड़ा इसको कैपिटल कर दूं। तो आर वर्सेस लिंकिन का केस, बस उसने उससे पूछा कि whether you have hope of recovery or no hope of recovery, तो उसने कहा कि at present I have no hope of recovery। इसका मतलब हुआ कि at present I have no hope of recovery, मतलब at present। तो ये पूरी तरह से अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं था, तो therefore it was held not to be treated as the dying declaration। तो ये अगर उस तरह का क्वेश्चन है तब आपको लिखना जरूरी है। और चौथा है, फोर्थ अंडर इंग्लिश लॉ इट इज नेसेसरी दैट डिसीज शुड हैव कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट बिफोर डाइंग। इंडिया में ये जरूरी नहीं है। इफ द डिसीज हैज नरेटेड द फुल स्टोरी बट फेल्स टू आंसर द लास्ट फॉर्मल क्वेश्चन एज टू व्हाट मोर ही वांटेड टू सो, द डिक्लेरेशन कैन बी रिलाइड अपॉन। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी, डिक्लेरेंट मस्ट बी कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट। ये शुड हैव कंप्लीटेड की जगह मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट होना चाहिए। वो टाइपिस्ट से इसको ठीक कर लीजिए। डिसीज मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट। एक इसी केस भी है वॉग वर्सेज आर का। इस केस में कहा गया कि डिसीज्ड हु वाज द विक्टिम ऑफ शूटिंग वॉलंटियर्ड ए स्टेटमेंट टू द पुलिस बट बिफोर कंप्लीटिंग इट फेल इनटू ए कॉमा फ्रॉम व्हिच ही नेवर रिकॉर्डेड। तो वो स्टेटमेंट उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो रिजेक्टिंग द स्टेटमेंट लॉर्ड वैक्सी का नाम हमने इसलिए लिख दिया है कि बिकॉज समटाइम्स जजेज के नाम भी अगर आप लिख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साइटेशन की बजाय जजेज का नाम आप कर लें, वो अच्छा रहेगा। कोई मूर्ख आदमी ही होगा जो साइटेशन याद करने की बात कहेगा। खैर एनीवे, साइटेशन इम्पॉसिबल टू मेमोराइज। मैं पिछले वीडियोज में चर्चा किया हूँ उस बारे में, आप देखिएगा उसको। तो लॉर्ड वैक्सी ने कहा कि द डाइंग डिक्लेरेशन वाज इनएडमिसिबल बिकॉज ऑन इट्स फेस इट वाज इनकम्प्लीट एंड नो वन कैन टेल व्हाट द डिसीज वाज अबाउट टू ऐड एंड दैट इट वाज इन एनी इवेंट ए सीरियस एरर टू एडमिट इट इन पार्ट। तो पार्ट में नहीं कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देयर आर 4 डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। और अब इसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट करेंगे। और पकाला नारायण स्वामी का केस अब यहाँ पे देखिए। स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ हिज डेथ, इसको तो समझने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ। जो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, जो circumstances of the transaction resulting into death, जो स्टार्टिंग में हमने हाथ से लिखा है 2 पॉइंट, as to any of circumstances of the transaction resulting in death। तो पकाला नारायण स्वामी के केस में ट्रांजैक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेज रिजल्टिंग इनटू डेथ, इसमें डिसीज जो था मेड ए स्टेटमेंट टू हिज वाइफ दैट ही वाज गोइंग टू द अक्यूज्ड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम
एक्यूज ने उससे पैसा वगैरह लिया था। ही बोर्डेड ए ट्रेन फॉर बेहरामपुर वेयर द एक्यूज लिव। A couple of days later, his body was found in a trunk which had been purchased on behalf of the accused. It was held that the statement made by the deceased to his wife was admissible. अब डिसीज ने अपनी वाइफ से क्या कहा? डिसीज ने अपनी वाइफ से कहा कि he was going to the accused to collect money from him. इसको मैं लाल पेन से अंडरलाइन करता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट भी देता हूँ। अब देखिए ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, he was going to the accused to collect money from him. इसमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं कहा गया है। इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ भी नहीं है, लेकिन इस केस में एक सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन है और वो कह के गया उसके बाद, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी डिसीज्ड की पाई गई ट्रंक में 1-2 दिन के बाद। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ और भी बहुत सारी चीजें रिकवर हुई। तो इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि a statement of deceased to his wife to the extent that he was going to the accused to collect money from him falls under section 32 clause 1 and is relevant and admissible अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1। तो और इस कारण से पकाला नारायण के स्वामी के केस में सिर्फ इंडियन लॉ को एक्सप्लेन कर दिया गया। जब पकाला नारायण स्वामी का केस आया तो लॉ गवर्न होता था इंग्लिश लॉ से, हालांकि एविडेंस एक्ट बहुत पहले का बना हुआ है एंड दिस एविडेंस एक्ट, लेकिन एक ट्रेंड था कि कॉज ऑफ डेथ, लेकिन दो वी हैड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ, बट फर्स्ट टाइम इट वाज हाइलाइटेड इनटू पकाला नारायण स्वामी केस। ये मेरे टाइपिस्ट ने लगता है गलती लिख दिया, पलाका लिख दिया है, इसको मैं ठीक कर दूं। आप लोग जरा इसको चेक कर लीजिए, मुझे भी केस का नाम या ये इतना बढ़िया केस है, वो टाइपिंग एरर थोड़ा सा। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया पकाला नारायण स्वामी के केस का। दूसरा केस है रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर इफ द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड डज नॉट रिलेट टू हिज डेथ, अगर डिसीज अपने डेथ के बारे में नहीं कहता, कुछ और चीज बताता है, तो डेट इज नॉट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। अब जैसे मान लीजिए वाइफ ने कहा कि उसके हस्बैंड को जेड ने मारा और वाइफ ने सुसाइड कर लिया, तो वाइफ ने कहा कि उसके हस्बैंड को जेड ने मारा और वाइफ ने सुसाइड कर लिया, तो अगर वाइफ अपने बारे में कहती या सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ हर ऑन डेथ, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिट होता। अगर विक्टिम किसी और के डेथ के बारे में बात करेगा तो डेट विल नॉट बी एडमिटेड। और ये फर्स्ट टाइम रतन गोंड के केस में ये चीज एक्सप्लेन किया गया, देयरफॉर रतन गोंड का केस इंपॉर्टेंट होता है। एंड द वेरी वेरी फेमस केस शारदा विरदीचंद शारदा वर्सेज स्टेट महाराष्ट्र, इसमें प्रॉक्सिमिटी की मच गैप शुड नॉट बी देयर, थोड़ा क्लोज, ऐसो प्रॉक्सिमिटी रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हाईलाइट किया गया शारदा विरदीचंद शारदा के केस में। और इस केस में एक मैरिड वुमेन वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिखती थी और रिलेटिव को कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, इन-लॉज के यहाँ वो उसे तरह तरह से तंग किया जाता और वैसे जान माल के खतरे का। शी लॉस्ट हर लाइफ सम 4 months लेटर लिखने के 4 महीने के बाद वो इन-लॉज के यहाँ उसकी मौत हो गई, तो उसके लेटर्स को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि देयर हैज टू बी प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेथ, but the test of proximity cannot be too literally construed and practically reduced to a cut and dried formula of universal application so as to be confined in a straitjacket. Distance of time would vary in each from case to case. Entire statement would have to be read as an organic whole and not from the torn text
तो ये सारी चीजें, तो डाइंग डिक्लेरेशन के ये जितने भी केसेस लिखे गए हैं, थोड़ा मेहनत कीजिएगा। मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन से कुछ मिस कर जाते हैं। मेरा संकल्प है कि हमारे वीडियोज को देखिए, मेंस में अगर उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो मुझे भी बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोज को, संकल्प यही है, हाथी पांव जो दीजिए दुरुस्त दीजिए, रिलायबल, एक्सप्लेनेटरी एंड यूजफुल एंड पर्पसफुल। शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मेरे को थोड़ा देखिए, लॉ में हम कुछ नई चीजें नहीं पढ़ते। लॉ को अगर डिस्कस करते हुए, एनालाइज करते हुए, थिंकिंग करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो लॉ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब यूट्यूब पे तो डिस्कशन टाइप का नहीं हो सकता हमारे फाउंडेशन कोर्स में। और ये जो मैं कंगारू कोर्स चला रहा हूँ, हंसिएगा मत, कंगारू कोर्स, कंगारू छलांगे मारता है जहां मर्जी वैसे मर्जी, तो इसलिए कंगारू कोर्ट, कंगारू ट्रायल, और मैं भी मजाक मजाक में क्रैश कोर्स को कंगारू कोर्स बोलता हूँ। हालांकि हमारे कंगारू कोर्स में हम लोगों ने माइनर एक्ट्स के ईच एंड एवरी सेक्शन कॉमा फुल स्टॉप वाइज किया है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद अगला पॉइंट है टू होम डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड। डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस, रिलेटिव। अब देखिए, आप खुद सोचिए, मजिस्ट्रेट को अगर डाइंग डिक्लेरेशन और रिकॉर्ड किया तो भाई दैट इज गुड, वेरी गुड। डॉक्टर भी भगवान का रूप माना जाता है, डॉक्टर की इमेज बहुत अच्छी है, तो डॉक्टर ने भी डाइंग डिक्लेरेशन किया है तो उसकी हाई प्रोबेटिव वैल्यू है। लेकिन अगर घर वालों ने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया तो घर वाले तो उसकी डेथ से वो न्यूट्रल नहीं होंगे, उनमें और भी फीलिंग होगी, एक्सेजरेटेड वर्जन भी उसका वो पेश कर सकते हैं, ट्यूटरिंग के चांस भी होगा। पुलिस ऑफिसर तो डाइंग डिक्लेरेशन चाहे कोई भी रिकॉर्ड करे, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट एंड डॉक्टर हैज हाई प्रोबेटिव वैल्यू देन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय अदर पर्सन। और एक केस है इसमें, और कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये इशारों से भी हो सकता। और इसके लिए इलाहाबाद का एक बहुत अच्छा केस क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। द थ्रोट ऑफ डिसीज गर्ल वाज कट एंड शी बीइंग अनेबल टू स्पीक इंडिकेटेड द नेम ऑफ एक्यूज बाय साइन ऑफ हर हैंड, इशारे से बताया और उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, मतलब विक्टिम की मौत हो जानी चाहिए, अगर वो जिंदा ही है तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एफआईआर भी हो सकती है। ये सारे आप नोट डाउन केसेज लिखे हुए हैं। द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन और मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ और ट्रांजैक्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेज। और इसमें एक केस है रे डानू सिंह वर्सेज इम्पेरर का, इसमें ए एंड 5 अदर पर्सन वे चार्ज विथ हैविंग कमिटेड ए डकैती इन ए विलेज। A who was seriously wounded while being arrested made before his death a dying declaration as to how the डकैती was committed। तो और मरने से पहले उसने ये बताया कि डकैती कैसे हुआ, तो उस डकैती कैसे की गई वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। क्यों कि डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ 2 चीजों की होगी, आइदर कॉज ऑफ डेथ और circumstances of transaction resulting into death, और तीसरी किसी भी चीज की डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मरते समय जो भी आदमी बोलेगा हर चीज मान ली जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे। मान लीजिए कोई मरते समय कहता है कि भाई हमारे दोनों बच्चों को ये प्रॉपर्टी दे देना और हमारे जो छोटे वाले भाई को ये दे देना, विल दैट अमाउंट डाइंग डिक्लेरेशन? सोचिए इस पर।
डाइंग डिक्लेरेशन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। वन, एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, एंड सेकेंड, सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ। जैसे पकाला नारायण स्वामी केस में सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसे पता भी नहीं था उसकी डेथ होगी, वो वाइफ को ये बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ पैसे लाने, तो मैं जा रहा हूँ पैसे लाने, इट वाज हेल्ड टू बी ए डाइंग डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी। तो दानू सिंह वर्सेस इंपेरर के केस में मरने से पहले उसने डकैती के बारे में बताया, तो डाइंग डिक्लेरेशन में डिक्लेरेंट अपने डेथ के बारे में बताया, किसी और के डेथ के बारे में बताएगा तो एडमिसिबल नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। अब बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन को सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहा जाता है बिकॉज कोरोबरेशन इज नॉट नेसेसरी, इवन अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी कन्विक्शन कैन बी बेस्ड। कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि अनकोरोबरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शन नहीं हो। कोरोबरेशन किसी चीज की सत्यता की जांच करना, दैट इज ओनली रूल ऑफ प्रूडेंस। मैंने कुछ कहा और आपने आंख बंद करके मान लिया, नो, मैंने जो कहा उस पर सोचिए कि हमारा कहना किस हद तक ठीक है। तो सिंस डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट रिक्वायर corroboration and therefore डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हमने पिछले भी वीडियोज में बताया था आप लोगों को सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस के बारे में। तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस इज वन अपॉन विच कोर्ट कैन रीच अपॉन ए कंक्लूजन। तो डाइंग डिक्लेरेशन है तो कोर्ट उस डाइंग डिक्लेरेशन पे कंक्लूजन पे आ सकती है कि हाँ एक्यूज के बारे में कहा और एक्यूज ने क्राइम किया और एक्यूज को सजा दो। तो देयरफॉर डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। और देखिए हमने कुछ लिखा है, देयर इज नो लॉ दैट ए डाइंग डिक्लेरेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस कोरोबरेटेड। Corroboration is only rule of prudence, but ordinarily it is not considered safe to convict an accused person only on the basis of dying declaration because of its falling inherent weakness। अब देखिए मरने वाला तो किसी और को बयान दिया, वो सही है नहीं सही है, मरने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, तो इट इज हियरसे एविडेंस नॉट मेड ऑन ओथ and its veracity cannot be tested by cross examination। ये weakness है। The maker of such a statement might be mentally or physically in a state of confusion। अब जो आदमी डेथ बेड पे है, अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है, उसकी मेंटल फैकल्टी क्या पूरी तरह से काम कर रही है नहीं कर रही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दीज आर द वीकनेस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इन चीजों को भी, दीज आर द लूपहोल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ये वो लीगल मैक्सिम पे बेस्ट है कि कोई भी अपने क्रिएटर से झूठ बोल के नहीं मिलना चाहता, वो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ, उसे नोट कर लीजिएगा। अगला है कि ऐसे इंस्टांसेस इतिहास के पन्नों पे हैं कि मरते वक्त भी आदमी ठीक से नहीं, कुछ और चीजें बोल गया, तो इसलिए कोरोबरेशन इज नेसेसरी। और वेइंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, अदर फैक्टर को भी कंसीडर करना चाहिए। नेचर ऑफ इट्स कंटेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट, ये भी देखना चाहिए। जो डिक्लेरेंट है, जो विक्टिम है, उसकी कैपेसिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें वो याद करता है या नहीं, और प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड डेथ, ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए। और एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अतवीर वर्सेज गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे डाइंग डिक्लेरेशन के लॉ को समराइज किया और 10 पॉइंट्स बताया। और इसमें पहला पॉइंट बताया, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इंस्पायर्स द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट। अब डाइंग डिक्लेरेशन फुल कॉन्फिडेंस कैसे कोर्ट का इंस्पायर करेगा? अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन प्राइमा फेसाई लगता है कि भाई ठीक नहीं है, उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, डाइंग डिक्लेरेशन में बात कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश में और केस के फैक्ट में कुछ और बात आ रही है, तो जहां भी इनकंसिस्टेंसी होगी, क्या वहां पे कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो पाएगा? तो आप
अगर आधी लाइन पढ़ेंगे तो लॉ को कभी नहीं समझेंगे। आपको रीड एज ए होल। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ, तो ये जो इफ है, इफ को केवल केवल ये मान के हम चल देंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, या उसके साथ कंडीशन भी है, इफ इट इंस्पायर्स द फुल कॉन्फिडेंस देन इट कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, और अगर इफ इट इंस्पायर्स द फुल कॉन्फिडेंस देन corroboration is not necessary and therefore under these circumstances dying declaration can be a substantive piece of evidence। दूसरा है court should be satisfied that deceased was in a fit state of mind। ये हम लोगों ने कहा किया अभी। court is satisfied that declaration is true and voluntary। अगला है कि ये चौथा पॉइंट, इट कैनॉट बी लेड डाउन एज एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैनॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated। द रूल रिक्वायरिंग corroboration is merely a rule of prudence। ये corroboration as rule of prudence, there are millions of cases in which Supreme Court very clearly reiterated corroboration is only the rule of prudence। आगे अगर डाइंग डिक्लेरेशन अगर सस्पिशियस लगता है तो इट शुड बी डिस्कार्डेड, एंड अगर सस्पिशियस लगता है तो इट शुड बी corroborated, और corroborate नहीं हो पाता तो it should be discarded। A dying declaration which suffers from infirmity such as the deceased was unconscious and could never make any statement cannot form the basis of conviction। सही बात है। Merely because a dying declaration does not contain all the details therefore it is rejected, ये बात ठीक नहीं है। कोई जरूरी नहीं डाइंग डिक्लेरेशन पूरी कहानी सुनाए डिटेल में, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर दे। डाइंग अगर वो कुछ भी कहता है रिगार्डिंग हिज कॉज ऑफ डेथ और रिगार्डिंग circumstances of the transaction resulting into his death then that is to be admitted। डाइंग डिक्लेरेशन 2 लाइन का होगा कि 2 पेज का होगा, 50 पे, ऐसा कोई फॉर्मेट इज नॉट प्रेस्क्राइब। ब्रीफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी ए डाइंग डिक्लेरेशन। अगर आई विटनेस कहता है कि डिसीज वाज नॉट ए फिट एंड कॉन्शियस स्टेट तो मेडिकल एविडेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज आई विटनेस का इंस्टेंस दैट इज द बेस्ट एविडेंस। और ये कही गई बात अतवीर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज ट्रू एंड फ्री फ्रॉम एनी एफर्ट टू इंड्यूस द डिसीज टू मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट तो कन्विक्शन कैन बी बेस्ट। अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस पे। मार्क द करेक्ट आंसर। कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन व्हिच इज इनकंसिस्टेंट। अब व्हिच इज इनकंसिस्टेंट इसका मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन कुछ और है और केस का फैक्ट कुछ और है, तो क्या ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा होगी? नो। तो ए आंसर गलत हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत होगा। तो कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विथ which is conviction on the basis of क्वेश्चन मेरा ही बनाया हुआ और मैं ही भूल जाता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन बनाया। लॉ की लैंग्वेज ऐसी होती है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विथ अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स ऑफ केस कैन नॉट बी बेस्ट। तो अब ये लीगल लैंग्वेज है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर दूं, टिक भी कर दूं। मेंस का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसमें आप थोड़ा डाइंग डिक्लेरेशन का इंट्रो दे दें, थोड़ा बता दें, और इंग्लिश और इंडियन लॉ में 4-5 पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके वो सारे कंटेंट नोट कर लें, उस तरीके से लिखें। और इंटरव्यू का वेदर कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन अनकोरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन, तो यस इफ इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। और किस केस में? अतवीर वाले केस में जो हमने लिखा है, केसेज
हम लोगों को ब्रेक लगाना पड़ता है कि कितना कंटेंट देना है। कंटेंट हम लोगों के पास ईश्वर की दुआ से अनलिमिटेड है। खैर अब आगे नहीं बोलूंगा। हमें जरूर एक फ्रेमवर्क हमारे पास जरूर चाहिए कि मेंस में हमारे पेजेस लिमिटेड है। मेरे साथ आप डाइंग डिक्लेरेशन पढ़िए, मैं 1 महीना तक पढ़ाता रहूंगा लगातार नॉन स्टॉप। तो पॉइंट इज दिस कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन, हमने इस पे भी वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखेंगे। कोई क्वेश्चन 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क का, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना, एक फार्मूला हमने बताया, उसको जरूर आप फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन इज दिस कि मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो अब इतने सारे कंटेंट लिखेंगे, ये तो आपका एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा, तो बाकी कैसे करेंगे? तो आपको हमेशा क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर पढ़िए। और जो जैसे देखिए इसमें आपको केवल पूछा जा रहा है आज के क्वेश्चन में, थोड़ी देर के लिए ये बहुत ज्यादा अप डाउन हो गया। आज के क्वेश्चन में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, 243 है। हाँ, ये आज के क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लिश और इंडियन लॉ के बारे में पूछा गया है, क्या डिफरेंसेज है। और आप इंग्लिश और इंडियन लॉ के बारे में डिफरेंसेज को छोड़ के आप पकाला नारायण स्वामी, दे दनादन, विरदीचंद शारदा का केस आप करने लगे, और भी कई सारे केसेस, वो सारे आप खुशहाल राव का करने लगे, सो मेनी केसेस। तो आपका आंसर गलत नहीं है, बट इट इज नॉट रेलिवेंट। आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको आंसर रेलिवेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश और इंडियन लॉ के बारे में डिफरेंस पूछ रहा, और आप लिखने लगे पूरा डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन लॉ का। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चंस को 2-3 बार जरूर पढ़ें। हम लोगों का एक छोटा सा मिशन है। मैं सोचता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर्स जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करूं, उन्हें कुछ सिखा सकूं। मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता लेकिन जो भी मुझे आता है, आप इसके लॉजिक, आप इसके रीजनिंग को समझ सकें, और आप लॉजिक और रीजनिंग को समझेंगे तो तकदीरें बदल सकती हैं, और आपका 1001% रिजल्ट गारंटीड होगा। मेंस बेहतरीन होगा, इंटरव्यू बेहतरीन होगा। हमने भी आज अपने दिल की बात कह दी आपसे। देखिए, मेंस में नहीं होना, इंटरव्यू में नहीं होना, अब ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा मैं भी अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता, मेरा भी मेंस नहीं होता तो बेईमानी कर लिया, पीपीएससी में धान दे लिया। मेरा भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, बेईमानी कर लिया परवे। तो देखिए, अब हकीकत में क्या चीजें हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकते। तो खैर, जो भी हो, आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माई पर्सनल व्यू पॉइंट। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, वो आपके ऊपर है। मेरा बस ये एक छोटा सा प्रयास है कि हर सब्जेक्ट का वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। ईश्वर इतनी उम्र बख्श दे मुझे कि हर सब्जेक्ट का वीडियोज बना दूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, उन्हें कोई परेशानी ना हो। देखिए, यूट्यूब का ये वीडियो तो एक शॉर्ट कंटेंट है, ना डिस्कशन है, वन वे है। क्लासेज में और बेहतरीन होता है। लॉ से भागना नहीं है। लॉ में हम कुछ पढ़ते ही नहीं, हमें कोई नई चीज की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है, हमें सिर्फ अपना सोचना है, हमें सिर्फ अपनी उसकी रीजनिंग फाइंड आउट करनी है। अब यूट्यूब पे तो अब ये नहीं हो सकता कि भाई
इंग्लिश लॉ का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और इंडियन लॉ का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन रेगुलर क्लासेज में उन चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स में कई सारे केस लॉ रखते हैं। आप जितना जानते हैं उसका 30 या 40% ही आप मेंस में लिख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। और जो चीज़ जानते हैं तो सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम में कटिंग सेटिंग भी होती है मेंस में। तो मेंस में तो आपके पास टाइम है, कुछ गलत हुआ तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में तो सोचने का भी टाइम नहीं होता। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने का एक ही तरीका है, सिर्फ ओनली वन वे, कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आपका मेंस होगा, उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियोज आपको टाइमली मिलती रहे नॉन स्टॉप तरीके से। और बगैर आपके सहयोग के बिना हमारा मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर लॉ स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मेंस पर्पस से, हम लोगों का चैनल ही है मेंस में कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है, तो खासकर इसी पर्पस के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो दुआ भी दीजिए मिशन सफल हो, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग कल किसी दूसरे टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो, टिल देन बाय बाय।